हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रैवल डिपार्टमेंट का जो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया हो रही है उससे संबंधित मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तीसरी ये उस श्रृंखला की तीसरी वीडियो है। पिछली 2 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मेनली वो एफएक्यू से संबंधित है कि मतलब कुछ अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न होते हैं तो उसके जवाब आपको सीधे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक एक करके हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांग श्रेणी भूतपूर्व सैनिक अतिथि आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? तो इसका आंसर है कि नहीं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिकता विभाग को नहीं है। मतलब ये है कि जो श्रेणी आपने उसमें लिख दी है वो श्रेणी आपकी अब नहीं बदलने वाली, इस चीज़ का ध्यान रहे। दूसरा प्रश्न है अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा? तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। हालांकि ये गलत है, इस चीज़ को मैं आप यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जो इस श्रृंखला की पहली वीडियो है उसमें वहाँ पर लिखा है कि ये जो 31 मार्च 2024 का क्राइटेरिया है वो डीपीआई के द्वारा बनाया गया था। जो डीपीआई ने अपनी काउंसलिंग कराई है उसमें उन्होंने ये रखा था, लेकिन ट्रैवल डिपार्टमेंट अपनी जो डेट है उसको 30/4/24 तक कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रहे, मतलब जिनका भी अनुभव 30/4/2024 तक कंप्लीट है वो सभी इस अनुभव का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है कि मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 सत्र का कार्य किया हो। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ठीक है, विस्तृत चीज़ें वो आपको निर्देशिका मिल जाएगा, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता के रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फिर है चौथा नंबर कि यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है उस सत्र का अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य, अतिथि का कार्य व शासकीय शाला एवं पत्रोपाधि का कार्य मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। मतलब अगर आपका मुख्यालय जिसमें आपने पत्रोपाधि और उपाधि धारण की है और आपका जो गेस्ट का जो स्कूल है जहां आप गेस्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं वो दोनों अगर एक ही मुख्यालय में है तो ही मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। पांचवा है अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। मुख्य चयन सूची में अवैधता अमान्य हो जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका चयन नहीं हो पाया, मान लीजिए आप गेस्ट के रूप में लगा रहे हैं और आपका गेस्ट प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है तो फिर आपको वेटिंग में डाल दिया जाएगा और वहाँ जो आपकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपके मतलब उसमें कार्यवाही होगी। छठा नंबर है क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? जी नहीं। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। मतलब आपका मूल निवासी होना आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं और क्या एफएक्यूज है। सातवां नंबर है जाति प्रमाण पत्र किसके नाम पर के साथ मान्य होगा? तो अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ ही बना प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब पति के साथ अगर है तो वो मान्य नहीं होगा। आठवां नंबर है पीईबी ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आता हूं तो मैं क्या करूं? मुख्य चयन सूची में ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग में अभ्यर्थता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। नौवां प्रश्न, पीईबी ईएसबी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया गया था जबकि मैं एसटी में आता हूं या आती हूं तो क्या मैं एसटी में नियुक्त मिलेगी? मुख्य चयन सूची से आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थी का अमान्य हो जाएगा। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। मतलब अगर आपने गलती से एससी हैं आप और आपने एसटी लिख दिया या फिर आप एसटी हैं और आपने एससी लिख दिया तो आपका वो जो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यूआर के कट ऑफ क्लियर कर पा सकते हैं तो फिर आपको वहाँ पर उसके आधार पे आपको नौकरी मिलेगी। फिर है 10वां पॉइंट यहाँ पर, एक मिनट।
10वां पॉइंट है कि मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था, क्या मेरी अभ्यर्थना अमान्य होगी? मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थना अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर सैनिक प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। वही बात है, अगर आप आरक्षित प्रवर्ग के हैं, अगर आपका उसमें नहीं है प्रमाण पत्र आपके पास, तो फिर आप यूआर से आपका सिलेक्शन होगा। दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ, क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधन किया सकता है? दिव्यांगता के प्रकार को संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची से आपकी अभ्यर्थना मान्य हो जाएगी और आपको वेटिंग से लिया जाएगा। 12वां नंबर है, मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थना अमान्य की जाएगी। मतलब अगर आपका अस्थायी प्रमाण पत्र है तो वो मतलब जैसे देखिए, जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो दो तरह की होती है, स्थायी वाली और अस्थायी वाली। तो अगर अस्थायी है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, आपको सीधे यूआर में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आपकी जो वेटिंग है उसको क्लियर किया जाएगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है कि एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं। 2 नियमित उपाधि को पर अभ्यर्थना अमान्य होगी। माने एक नियमित होनी चाहिए, दूसरी प्राइवेट होनी चाहिए। दोनों प्राइवेट होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन एक नियमित है, माना दोनों नियमित है तो वो वहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वाध्यायी उपाधि होगी और एक नियमित होगी तो मान्य हो जाएगी। 14 नंबर है, केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र का पर क्या मान्य होगा? तो मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है आपके राज्य से संबंधित होना चाहिए, वो भी एमपी का होना चाहिए, तभी मान्य होगा। 15 नंबर, महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र लिया जाएगा। मतलब कोई लेडीज़ हैं, शादी होने के बाद उनका उपनाम चेंज हो जाता है तो उसके लिए उनको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, उसके आधार पर उनको मान्य किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही यहाँ पर इसमें अपडेट था FAQs में। आपके मन में अगर कोई और भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उस पर आपको यथासंभव रिप्लाई करूँगा। और यही है इस वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।